नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब केंद्र कमजोर होता है तो प्रांत मजबूत होता है और बंगाल इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और भारत के इतिहास में सबसे टर्निंग पॉइंट जो था वो पलासी का युद्ध था। यह युद्ध सिर्फ लड़ाई नहीं था बल्कि भारत में अंग्रेजी हुकूमत की शुरुआत थी। बंगाल के अंतर्गत आज जो राज्य है, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा शामिल था। इतने बड़े भूभाग होते हुए उस समय का जो सबसे बड़ा प्रांत था वो बंगाल था, सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस। और पूरे देश का, पूरे हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध राज्य, सबसे रिच प्रोविंस जो था वो बंगाल था। इसके समृद्धि का जो पीछे का कारण था वो एंशियंट पीरियड के समय में जो इसका ग्लोरी था। तो एंशियंट पीरियड में है ये सबसे समृद्ध और सबसे संपन्न प्रांत था। जब मौर्यन पीरियड चल रहा था तो मौर्यन पीरियड में हम लोग पहले पढ़े थे कि वहाँ पर एक पोर्ट है बंगाल में, ताम्रलिप्ति पोर्ट। यह सेंटर हुआ करता था, ट्रेड सेंटर, व्यापारिक केंद्र होता था, जिसका व्यापार बाह्य और आंतरिक व्यापार होता था। ये साउथ जो आज के समय में जो आसियान कंट्रीज है तो उसके साथ व्यापार के लिए यह जाना जाता था, ताम्रलिप्ति पोर्ट। तो एग्जाम में पूछता है कभी कभी कि ताम्रलिप्ति पोर्ट, इसमें से मौर्यन के पीरियड के समय में या एंशियंट पीरियड के समय में जो सबसे फेमस पोर्ट है वो कौन सा है, तो ताम्रलिप्ति। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फिर मेडिएवल पीरियड के समय में। मध्यकालीन जब अवधि आता है, स्थिति आता है, तो बंगाल का जो स्थिति रहता है तो वहाँ पे पाल डायनेस्टी का शासन रहता है। अब पाल डायनेस्टी जो है, पहले से बंगाल जो है वो रिच प्रोविंस और मोस्ट प्रॉस्पेरस स्टेट है। तो पाल डायनेस्टी आने के बाद ये सांस्कृतिक रूप से बंगाल को और महान बना देता है, कल्चरली ग्लोरीफाइड कर देता है। जब हम लोग पढ़े थे नालंदा यूनिवर्सिटी, फिर इसके बाद ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, सोमपुरा यूनिवर्सिटी बांग्लादेश जो है, तो इन सभी यूनिवर्सिटी के वजह से बंगाल जो है एक सांस्कृतिक रूप से महान बन जाता है। और पहले हम लोग पढ़े भी थे कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो संस्थापक है वो कुमार गुप्त है। फिर इसके बाद ओदंतपुरी का हम लोग पढ़े थे कि पाल डायनेस्टी का जो फाउंडर गोपाल था। तो गोपाल जो है ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी बनाया बिहार शरीफ में। फिर इसका विक्रमशिला यूनिवर्सिटी यह जो बनाया धर्मपाल ने, ये कहाँ पे, तो भागलपुर के क्षेत्र में। और फिर सोमपुरा यूनिवर्सिटी कौन, धर्मपाल, ये कहाँ, बांग्लादेश के क्षेत्र में। और फिर पाल आर्ट का डेवलप हुआ, तो आर्ट में भी डेवलप हुआ, इसलिए इसे हम कल्चरली ग्लोरीफाइड कह रहे हैं बंगाल को। फिर इसके बाद जो है इल्तुतमिश का जब दिल्ली सल्तनत का पीरियड आता है तो इल्तुतमिश के काल में बंगाल को उसने जीता है, तो बंगाल जो है दिल्ली सल्तनत का हिस्सा हो जाता है। इसके बाद धीरे धीरे जो है जब अकबर आता है तो अकबर के समय में बंगाल एक नया प्रांत होता है, एक नए प्रोविंस के रूप में जाना जाता है अकबर के काल में। और इससे पहले, अकबर से पहले जो ग्यासुद्दीन तुगलक था, बताए थे कि बंगाल के विजय पे गया था, जब वो लौट रहा था तो फिर उसका मृत्यु हो जाता है दिल्ली के पास का क्षेत्र में, और वहाँ पे एक लकड़ी का महल बनाया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। फिर इसके बाद अकबर के बाद जो है औरंगजेब के काल के समय में बंगाल जो है एक व्यापारिक केंद्र के रूप में सबसे बड़ा उभरा पूरे हिंदुस्तान का। और यहाँ पे एक औरंगजेब जो है 1700 एडी में यहाँ पर एक दीवान नियुक्त किया गया। दीवान उसे कहते हैं जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है, दीवान। तो दीवान नियुक्त किया इसने बंगाल में मुर्शिद कुली खान को। तो 1700 एडी में मुर्शिद कुली खान को दीवान बनाया गया, एक सूबेदार बनाया गया वहाँ पे, ताकि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। बंगाल इतने संपन्न और समृद्ध राज्य होने के वजह से यहाँ पे यूरोपियंस का होड़ मच गया। तो मॉडर्न पीरियड के समय में कई यूरोपियंस यहाँ पे आना शुरू कर दिया। तो ये है कि जो यूरोपियंस आ रहे वो बंगाल में ही क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इसकी समृद्धि को देखते हुए। तो यहाँ बंगाल में फैक्ट्रीज, इन लोगों ने कारखाना बनाना शुरू कर दिया। तो हुगली और कलकत्ता के क्षेत्र में ग्रेट ब्रिटेन का इंडस्ट्री सेटअप किया, फैक्ट्रीज। फिर चंद्रनगर में फ्रांस ने सेटअप किया अपना फैक्ट्रीज। चिंसूरा और पटना में डच लोगों ने यहाँ पे आकर फैक्ट्री सेटअप किया।
और फिर सेरमपुर जो हेडक्वार्टर बना डेनमार्क का, तो वो डेन लोगों ने यहाँ पे सेटअप किया फैक्ट्रीज सेरमपुर में। तो ये सभी कहाँ पे, बंगाल में। तो हम लोग को यह कहानी समझ में आ गया कि यूरोपियंस का बंगाल में आने का पीछे का मकसद क्या था। यहाँ पे उसे फैक्ट्री सेटअप करना था और व्यापार, अपना जो व्यापार था उसे ग्रोथ करना था। यदि बंगाल इतना समृद्ध नहीं होता तो हो सकता यूरोपियंस पहला कदम बंगाल में नहीं रखता। तो देखिए किस प्रकार औरंगजेब ने 1700 एडी में 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को उसने एक दीवान बनाया था बंगाल के क्षेत्र में। वहां से वो रेवेन्यू कलेक्ट करता और फिर वो दे देता औरंगजेब के खजाने में चला जाता। तो मुर्शिद कुली खान ने 1717 के आसपास, 1717 के पास में इसने, जब औरंगजेब की मृत्यु हुआ, जब मुगल डिक्लाइन हुआ, तब बंगाल का उदय हुआ। तो यहाँ पे मुर्शिद कुली खान 1717 में उसने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया 1717 में। और इसने राजधानी, जो इस दीवान था, तो उससे पहले जो राजधानी था वो ढाका हुआ करता था। तो ढाका से इसने राजधानी जो है मुर्शिदाबाद ले गया, क्योंकि इसका नाम है मुर्शिद कुली खान। तो अपने नाम का जो सिटी है मुर्शिदाबाद जो बनवाया, तो वहाँ पे इसने राजधानी शिफ्ट किया मुर्शिद कुली खान ने। और इसने सबसे पहला काम यह किया कि जो जागीर भूमि दिया जाता था, जागीर लैंड जो दिया जाता था मुगलों के समय में, तो इसने जागीर भूमि से कन्वर्ट करके खालसा भूमि में तब्दील कर दिया। खालसा भूमि का मतलब है वो राज्य सरकार का भूमि हो जाएगा या गवर्नमेंट लैंड हो जाएगा ये। और जागीर भूमि बड़े बड़े जमींदारों को दिया जाता था। तो जागीर भूमि अब ना दे करके अब सरकार का वह भूमि हो जाएगा। तो जितने जो जमींदार का उदय हुआ था, वो जमींदार जो है मुर्शिद कुली खान के प्रति जो है वो लोग विरोध करना शुरू कर देगा। तो मुर्शिद कुली खान जमींदारों को इसने क्या कर दिया, दबा दिया। उसके विद्रोह को इसने दबाया कौन, मुर्शिद कुली खान। और जब इसके पास भूमि आ गया, सरकार के पास इतने बड़े भूभाग का भूमि आ गया, तो इसने एग्रीकल्चर और ट्रेड पर अत्यधिक जोर दिया। तो इस काल में मुर्शिद कुली खान 1717 से 27 के बीच में कृषि और व्यापार में विकास देखा गया। इसके बाद नेक्स्ट जो नवाब बना, नवाब अवध का नवाब था। फिर इसके बाद हम लोग देखे हैं बंगाल का नवाब, हैदराबाद का निज़ाम। तो ये एक तरह का राजा है, एक तरह का एक शासक है जिसे अलग अलग नाम से जानते हैं। जबकि दिल्ली में हम सुल्तान के नाम से जानते थे, मुगलों में बादशाह के नाम से जानते थे, तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी नवाब। तो नेक्स्ट जो नवाब बना वो शुजाउद्दीन बना 1727 से लेकर के 1739 के बीच में। इसने एज इट इज़ जो पहले से चलता आ रहा था वैसा ही रखा, ये कंटिन्यू रखा रिफॉर्म्स को, क्योंकि मुर्शिद कुली खान ने एक बेहतर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा था, तो उसे कंटिन्यू ये जारी रखा शुजाउद्दीन। इसने क्या किया कि बिहार के क्षेत्र में एक डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया, नाजिम नियुक्त किया गया। और नाजिम जो रहता था वो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ का एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका देखता था बिहार के क्षेत्र में। तो वो किसे नियुक्त किया गया है, तो अली वर्दी खान को। तो शुजाउद्दीन जो है इसने बिहार के क्षेत्र में, बताया कि बंगाल में जो है वो बिहार, बांग्लादेश, झारखंड और उड़ीसा शामिल है। तो बंगाल के बिहार के रीजन में जो है अली वर्दी खान को नाजिम के रूप में नियुक्त किया है शुजाउद्दीन। इसके बाद नेक्स्ट जो है बैठता है गद्दी पे, जो नेक्स्ट नवाब हुआ तीसरा, वो हुआ सरफराज खान। सरफराज खान एक अयोग्य शासक होता है और यह शुजाउद्दीन का बेटा और उत्तराधिकारी होता है। तो सन एंड सक्सेसर होता है। और इसके काल में जो अलीवर्दी खान जो था, बंगाल में जो नाजिम नियुक्त किया गया था, तो अलीवर्दी खान चाहता था कि अब जो नवाब है हम बने। तो यहाँ पे इंटरनल कन्फ्लिक्ट होता है और गिरिया का युद्ध लड़ा जाता है 1740 में सरफराज खान और अलीवर्दी खान के बीच में। और यहाँ पे जो जीत मिलता है वो अलीवर्दी खान को मिलता है। तो सरफराज खान जो था ये अयोग्य था, लेकिन अलीवर्दी खान जो था यह योग्य था। तो यहाँ पे एक तख्ता पलट हमें देखने को मिलता है और यहाँ पे बताया जाता है कि बंगाल का सबसे पहला क्रांति जो है वो यहीं पे देखने को मिला है, गिरिया का युद्ध में। क्यों? क्योंकि अयोग्य शासक का जाना और योग्य शासक का आना, अलीवर्दी खान का। इसने आते साथ सबसे पहला दुर्गीकरण का विरोध किया, फोर्टिफिकेशन का। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि जो किला हुआ, जो फोर्ट हुआ,
उसको हम डिफेंसिव रूप से मजबूत बनाएंगे। उसके चारों ओर जो है हम वाल खड़ा करेंगे, दीवार खड़ा करेंगे और वहाँ पे तोपें बिछाएंगे, वहाँ पे बंदूकधारी सैनिक को रखेंगे। तो डिफेंसिव पर्पस से उसे दुर्गीकरण का विरोध करना शुरू किया। लेकिन यूरोपियंस जो था वो दुर्गीकरण चालू रखा, फोर्टिफिकेशन जो है वो कंटिन्यू रखा। तो इसने फिर ज़्यादा हस्तक्षेप अलीवर्दी खान नहीं किया। इसने सोचा कि ज़्यादा हस्तक्षेप करने से होगा कि ब्रिटिश जो है वो हमें खदेड़ देंगे, हमें नवाब के पद से जो है हटना पड़ सकता है। तो अलीवर्दीन खान जो है ब्रिटिश के संबंध में एक कथन कहता है कि ब्रिटिश की तुलना वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह कहता है कि ब्रिटिश जो है वो मधुमक्खी की छत्ते की तरह है। यदि अंग्रेजों के हाथ डालेंगे मधुमक्खी की तरह तो वो काट काट कर हमें मार देगा, और यदि उसे हम नहीं छेड़े तो हो सकता है वो थोड़े बहुत लाभ पहुंचा सकता है। तो अलीवर्दी खान जो है वो ब्रिटिश की तुलना किसे किया गया है, तो हाइव ऑफ बीस के कंपेयर किया है। अलीवर्दी खान के बाद जो नवाब नेक्स्ट बनता है बंगाल का, वो सिराजुद्दौला 1756 से लेकर के 1757। यह जो रहता है ये एक अयोग्य शासक होता है, और यह इसके काल में इसमें इंटरनल कन्फ्लिक्ट, इसके अपने ही आदमी जो है कई लोग जो है इसका विरोध करना शुरू करता है। तो ये गद्दी पे बैठता है 1756 में। तो इसका डिफरेंसेस हमें अंग्रेज के साथ देखने को मिलता है। तो सबसे पहला यह जो अंग्रेज के साथ मतभेद देखने को मिला, जब यह गद्दी पे बैठा तो अंग्रेज जो है इसके राज दरबार में अंग्रेज कोई भी आया नहीं, मतलब कोई भी अपना प्रतिनिधि भी नहीं भेजा, और ना अंग्रेज या कोई क्लाइव जैसा कोई व्यक्ति इसके दरबार में सिराजुद्दौला के रॉयल कोर्ट में आया नहीं। जबकि इससे पहले होता क्या था कि जब कोई गद्दी पे बैठता था तो इन ब्रिटिशर्स ने, जैसे अकबर या जहांगीर या फिर शाहजहां, इसके काल में आता था और ट्रेड परमिशन लेता था। फिर जो कोरोनेशन होता था, राज्याभिषेक, तो वहाँ पे गिफ्ट लेके जाता था, माला पहनाया जाता था। तो आज जिस तरीके से मान लेते कोई विधायक बनता है तो उसे जब गद्दी पे बैठता है, विधायक का पद जब उसे मिलता है तो लोग उसे स्वागत करने के लिए मिठाई के डिब्बे ले जाता है। तो इसे जो है सिराजुद्दौला को ना तो कोई मिलने गया, तो किसी प्रकार का ना कोई परमिशन लिया। यह साफ तौर पे जो है यह नवाब का मान्यता जो है, इसका मतलब है कि ब्रिटिश नहीं दिया। इसके दरबार में ना तो कोई ब्रिटिश मिलने गया और ना ही कोई गिफ्ट लेकर के गया। तो इसका मतलब यह हुआ, यह समझा सिराजुद्दौला कि नवाब की जो पद है इसकी मान्यता जो है वह नहीं दे रहा है ब्रिटिश। जबकि इससे पहले ब्रिटिश हमेशा अकबर के या शाहजहां के समय में जाता था और वहाँ परमिशन मांगता था, वहाँ कोरोनेशन जब होता था तो शामिल होता था ब्रिटिश लोग भी। तो सबसे पहला जो डिफरेंसेस का कारण है, जैसे ही गद्दी पे बैठा तो अपना प्रतिनिधि ब्रिटिशर्स ने नहीं भेजा, कोई भी रॉयल कोर्ट में अटेंड नहीं किया। दूसरा जो कारण था, जो दस्तक सिस्टम जो मिला हुआ था, दस्तक सिस्टम में था वो फ्री ट्रेड करने के लिए एक छूट मिली है ब्रिटिश को। फ्री ट्रेड मतलब व्यापार जो है फ्री रूप से कर सकता था। कहने का मतलब है फ्री ट्रेड में मान लेते हैं कि 10 रुपये का कोई मैगी है, तो 10 रुपये का जो मैगी है इसे बनाने में खर्च आता है मान लेते हैं 6 रुपया या 5 रुपया, तो 5 रुपीज़ जो है इसे बनाने में खर्च आता है। लेकिन इसका 10 रुपया कैसे हुआ, तो इस पर इंटरेस्ट लगा दिया गया। इस पर राज्य सरकार जो है, जो गवर्नमेंट जो उसे इंटरेस्ट लगा करके इसे 10 रुपया कर दिया गया। लेकिन जब हम उसे फ्री ट्रेड, जब उसे हम दस्तक सिस्टम दिए तो ये 5 रुपये में बनाया गया, तो इसे जो है 8 रुपये में बेचा गया। मतलब ये जो 10 रुपये में बेचा गया तो उसे कम में बेच देता। अब मैगी जो है बाज़ार में एक 10 रुपये का मिल रहा है सेम मैगी, और सेम मैगी जो है वो 8 रुपये में बिक रहा है, तो ज़्यादा कौन बिकेगा, तो 8 रुपया वाला मैगी जो है सेम क्वांटिटी और सेम क्वालिटी रहेगा। तो फ्री ट्रेड से यह फ़ायदा हुआ ब्रिटिशर्स को कि ये जो फ्री ट्रेड मिला इसे ब्रिटिशर्स को बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज मिला। लेकिन इस दस्तक सिस्टम का इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने मिसयूज करना शुरू कर दिया, इसका गलत दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। जो फारूक सियर जो दस्तक सिस्टम दिया था, फारूक सियर बताए थे, फारूक सियर इसने दस्तक सिस्टम दिया था ब्रिटिशर्स को। और दस्तक सिस्टम का ये लोग मिसयूज ऐसे करने लगा कि ये ब्रिटिशर्स को मिला था, और वो राज्य सरकार के द्वारा एक कागज़ होता था जहाँ पे
मुगलों का वहाँ पे स्टाम्प मारा हुआ रहता था और फ्री ट्रेड उस पर लिख दिया गया कि ये इस क्षेत्र में फ्री ट्रेड कर सकता है। लेकिन यह दूसरों को भी बेचना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स कि यह फ्री ट्रेड जो कागज़ है यह आप ले लो, आप व्यापार इसे करो, आप मुझे पैसे 50 लाख रुपया दे दो या 1 करोड़ रुपया मुझे दे दो। तो इस तरीके से दूसरों को इसने फ्री ट्रेड जो मिला था दूसरों को भी देना शुरू कर दिया, व्यापारियों लोग को। तो हम देख रहे हैं कि दस्तक सिस्टम का दुरुपयोग हो रहा। फिर इसके दरबार में इसके मान्यता, नवाब की मान्यता नहीं दे रहा, तो सिराजुद्दौला को इस बात को गुस्सा आ रहा। फिर इसके बाद नेक्स्ट एक कासिम बाजार है बंगाल के क्षेत्र में, यह ट्रेड सेंटर हुआ करता था ब्रिटिश का। वहाँ पे क्या किया, सिराजुद्दौला ने एक अपना आदमी भेजा कि कासिम बाजार पे जो है हम इंस्पेक्शन करेंगे, कि वहाँ का निरीक्षण करेंगे किस तरीके से यहाँ व्यापार चल रहा, क्योंकि मिसयूज जो है दस्तक प्रणाली का हो रहा था। तो वहाँ पे परमिशंस जो है ब्रिटिश नहीं दिया, सिराजुद्दौला जिसको भेजा था वो उसे इंस्पेक्शन करने अनुमति परमिशन नहीं दिया कासिम बाजार में। तो सिराजुद्दौला को और इस बात से और इसको गुस्सा आने लगा। और चौथा जो नेक्स्ट कारण था कि अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम जो है उसका दुर्गीकरण शुरू कर दिया, जबकि सिराजुद्दौला जो है इसे मना किया कि आप जो है यह क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो किला जो फोर्ट विलियम है आप इसका दुर्गीकरण क्यों कर रहे हैं। फोर्ट विलियम का दुर्गीकरण का मतलब है कि चारों ओर बाउंड्री, उसे डिफेंसिव पर्पस से उसे मजबूत बनाना, और छत के ऊपर में तोपखाना इस्टेब्लिश करना, और फिर बंदूकधारी सैनिक को वहाँ खड़ा करना। जिस प्रकार आज जो है देखते हैं कि सेफ्टी पर्पस से क्या किया जाए, बंदूकधारी लोगों को खड़ा कर दिया जाता है फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे। तो ठीक वैसा ही फोर्टिफिकेशन जो है इसने कंटिन्यू रखा, जारी रखा सिराजुद्दौला के कहने पर भी। तो ये सीधा उल्लंघन था ब्रिटिश का कि सिराजुद्दौला जो है नवाब जो बना है यह नवाब की मान्यता नहीं दे रहा है। आनन फानन में सिराजुद्दौला एक तो अयोग्य शासक था ही, और लोगों के बीच में, जनता के बीच में उतना यह प्रचलित भी नहीं था। ये एक क्रूर टाइप का शासक था, ये एक सनकी जैसा था। तो आनन फानन में इसने क्या किया, कलकत्ता पे अटैक कर दिया 20 जून 1756। इन 4 रीजन के वजह से सिराजुद्दौला जो है कलकत्ता पे अटैक कर दिया और कासिम बाजार को सीज कर लिया, क्योंकि यहाँ पे इंस्पेक्शन करने से मना किया था। और फिर दस्तक सिस्टम को उसने क्या किया, बंद कर दिया कि दस्तक सिस्टम जो है अब सरकार नहीं दे रहा, तो यह कोई इसे दूसरा खरीदे भी नहीं। जैसे आज मान लेते हैं कि 500 का नोट है, तो यदि सरकार बंद कर देगा तो फिर उसे कोई लेगा नहीं। तो दस्तक सिस्टम को इसने क्या किया, रोक लगा दिया। और फिर जो फोर्ट विलियम पे जो दुर्गीकरण हो रहा था वहाँ पे जा करके ब्रिटिशर्स को, वहाँ कई लोगों को 146 लोगों को उसने पकड़ के कब्जा कर लिया, और उन 146 लोगों को वहाँ पे एक हॉल में बंद कर दिया गया। यह जो घटना है, 146 लोगों को इसने कैप्चर कर लिया और बंद कर दिया 20 जून को 1756 में। और वहाँ जब बंद किया तो ताला का चाबी खुद लेकर के चला गया। फिर 21 तारीख को उसने खुलवाया, 21 जून को। जब अगले दिन इसे खुलवाया गया तो उसमें से मात्र 23 लोग ही जीवित बच पाया, जबकि 123 लोग जो है वो उसका मृत्यु हो गया। वहाँ पे बताया जाता है कि वो जो हॉल था वो जितना बड़ा इसका साइज था उससे ज़्यादा लोगों को वहाँ पे रखा गया था, 146 लोगों को। तो वहाँ पे ऑक्सीजन पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाया, सफोकेशन के वजह से सभी लोग का मृत्यु हो गया। उसमें से जो बचा 23 में से एक था J.H. हॉलवेल। इसकी जानकारी हमें J.H. हॉलवेल नामक वो अपनी एक स्टोरी बताता है, तो इसकी जानकारी हमें J.H. हॉलवेल से पता चलता है। यह जो है ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। तो अंग्रेजों को यह जो इतने बड़े उसकी संख्या में 123 लोगों का मृत्यु हो गया, और एक तो अंग्रेज भारत में बहुत कम संख्या में है, मात्र 500 से 600 लोग है, उसमें से 123 लोगों का मृत्यु हो जाना, तो अंग्रेजों को यह झकझोर दिया पूरी तरीके से। तो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव जो मद्रास के सेवा में लगा हुआ था, देखे थे कर्नाटिक वार में, या फिर वो जो युद्ध कर रहा था आयरी कुट के साथ भी, तो रॉबर्ट क्लाइव को जो है बुलाया गया बंगाल। तो उसने अपना पानी जहाज लिया और वो सीधा
चला गया कहाँ, बंगाल की ओर, और बंगाल पहुंचा। यह जो ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ, जो 123 लोग जो मारे गए, और सभी सभी लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें मारे जाने के वजह से, तो यह ब्लैक होल ट्रेजेडी जो है वो बैटल ऑफ प्लासी का कारण बना। ऐसा ब्रिटिश इतिहासकार खुद लिखता है कि ब्लैक जो प्लासी का जो युद्ध हुआ उसे सुनिश्चित करने के लिए उसने एक स्टोरी बनाया ऐसा ब्लैक होल ट्रेजेडी का। जबकि इंडियन इतिहासकार जो इंडियन हिस्टोरियंस है यह बात से सहमत नहीं है, क्योंकि यदि ऐसी घटना होता तो और भी इतिहासकार लोग भी इसकी जो हमें ब्लैक होल ट्रेजेडी का जो है इंफॉर्मेशन हमें पता चलता। लेकिन यह ब्लैक होल ट्रेजेडी यह सिद्ध करने के लिए कि बैटल ऑफ प्लासी जो है वो ब्लैक होल ट्रेजेडी के वजह से ही होगा। तो जो भी हुआ यहाँ पे, इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को बुला लिया गया, मद्रास से इसे बुलाया गया, क्यों यह मद्रास में था, तो मद्रास से इसने पानी जहाज से सीधा कहाँ पहुंचा, ये बंगाल पहुंचा। तो यहाँ पे मैप में दिखलाया गया कि यह रहा मद्रास, तो इसने पानी जहाज से सीधा बंगाल पहुंचा। और आते साथ इसने क्या किया कि कलकत्ता पर इसने सीज कर लिया। जो सीज किया हुआ था सिराजुद्दौला, तो यहाँ पर आते साथ इसने क्या किया कि कलकत्ता पे सीज कर लिया और घेराबंदी डाल दिया जनवरी 1757 में। और यहाँ हुगली नदी के किनारे युद्ध होता है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, और यहाँ पे जीत मिलता है रॉबर्ट क्लाइव को। और रॉबर्ट क्लाइव जो है वो सिराजुद्दौला जो नवाब होता है उसे मजबूर करता है एक संधि पर, अली नगर की संधि पर। तो 9 फरवरी 1757 में तो एक संधि होता है अली नगर का संधि, वो रॉबर्ट क्लाइव और नवाब के बीच में होता है। तो यहाँ पे जीत जो मिला है रॉबर्ट क्लाइव को मिला है। तो जो शर्तें बनाएगा, ज़्यादा जो शर्त रखा जाएगा वो क्लाइव के द्वारा। तो यहाँ पे जो युद्ध हुआ, जो वार डैमेज हुआ ब्रिटिश का, उसका युद्ध हर्जाना देना होगा ब्रिटिश को 1.5 करोड़ रुपया। और बंगाल हम पहले से बता चुके हैं ये सबसे रिच प्रोविंस है, सबसे प्रॉस्पेरस स्टेट है। तो 1.5 करोड़ रुपया बंगाल के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। तो वार डैमेजेस के लिए 1.5 करोड़ रुपया ब्रिटिश को दिया गया नवाब के द्वारा। इसके बाद जो दस्तक सिस्टम पर रोक लगा दिया था, दस्तक सिस्टम को पुनः स्थापित किया गया। जो अधिकार है दस्तक सिस्टम को कंटिन्यू किया गया। जो सिराजुद्दौला जो है दस्तक सिस्टम जो मिसयूज हो रहा था उसे रोक दिया था, उसी के गुस्से के वजह से इसने ब्लैक होल ट्रेजेडी किया। फिर इसके बाद कासिम बाजार पर कब्जा कर लिया, और जो विलियम फोर्ट्स था, फोर्ट विलियम से जो फोर्टिफिकेशन चल रहा था उसका अधिकार ले लिया अंग्रेजों ने कि हम यहाँ पे फोर्टिफिकेशन चालू कंटिन्यू रखेंगे। यह भी स्वीकार कर लिया सिराजुद्दौला। और इसने एक और बोला कि जो सिक्के ढालने का जो अधिकार है, जो क्वाइन जो मिंट कर सकता है, जो पहले नवाब करता था, जो सरकार करता था सिराजुद्दौला या नवाब, तो अब जो है ब्रिटिश क्वाइन भी चलेगा। अब सिक्के ढालने का अधिकार जो है वो ब्रिटिशर्स को दिया जाए। तो ब्रिटिश क्वाइन को इसने स्वीकार कर लिया। मतलब अब जो ब्रिटिश है अब वो सीधा नवाब के समकक्ष खड़ा हो रहा है, इक्वल खड़ा हो रहा है। और चंद्रनगर जो बंगाल में एक जगह है चंद्रनगर, जो फ्रांसिस के कंट्रोल में था, तो इसने बोला क्लाइव कि आप क्या कीजिए, ऑर्डर दीजिए, घोषणा दीजिए, जो यह फ्रांसिस के हाथ में है चंद्रनगर, उसे बंगाल उसे जो है ब्रिटिशर्स को दिया जाए। इन सभी शर्तों को जो है नवाब सिराजुद्दौला जो है इस पे हस्ताक्षर कर देता है, इन सभी ट्रीटीज पर। लेकिन क्लाइव को ऐसा लगता है कि अभी भी सिराजुद्दौला जो है यह अभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ है। तो इसे तोड़ने के लिए, इसे पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए इसने एक युद्ध लड़ता है जो सबसे इतिहास का सबसे टर्निंग पॉइंट होता है, बैटल ऑफ पलासी। तो बैटल ऑफ पलासी से पहले अली नगर का संधि हुआ था, जहाँ पे सिराजुद्दौला जो नवाब था उसका कमर पहले से ही टूट चुका है। देखिए हम लोग अली नगर का संधि जो है वो 9 फरवरी 1757 में हुआ। फिर इसके बाद अगले जून में 23 जून 1757 में क्लाइव जो है इसने क्या करता है कि एक षड्यंत्र रचता है। रातों रात जो बंगाल जो था
बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उन लोगों के बीच में लोकप्रिय भी नहीं था, इसके अपने लोग ही विरोध कर रहा था। तो क्लाइव को एक अच्छा मौका मिल गया कि हम क्या करते हैं, इसके अपने आदमी को इसे हाथ मिला लेते हैं। तो इसने एक षड्यंत्र रचता है, रातों रात मीर जाफर को बुलाता है, जगत सेठ, राय दुर्लभ और उमी चंद को, और इसे कहता है कि अगला जो नवाब होगा वो मीर जाफर को बनाया जाएगा। तो गुप्त तरीके से क्लाइव जो है हाथ मीर जाफर, जगत सेठ, राय दुर्लभ और उमी चंद से हाथ मिला लेता है। इसके बाद जो है बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। अब हाथ मिला लिया गया, तो एक तरफ ब्रिटिश का जो लीड कर रहा है वो रॉबर्ट क्लाइव, और दूसरे साइड सिराजुद्दौला। इसके पास जो आर्मी है लगभग 4500 का सेना है, और इसके पास मात्र 1100 का सेना है। सिराजुद्दौला से जो पार्टिसिपेट करता है, जो मुख्य भूमिका निभाता है आर्मी कमांडर के रूप में, वो मीर जाफर, मीर मदान, राय दुर्लभ, जगत सेठ और उमी चंद। जबकि ये जो चार है ये पहले से ही ब्रिटिश से हाथ मिला लिया है। अब मीर मदान एक ऐसा है जो लोयल है ये सिराजुद्दौला का, तो इसे तोप खाने के रूप में दिया जाता है, इसे और मीर जाफर को। अब युद्ध स्टार्ट होता है सुबह 8 बजे। जब युद्ध स्टार्ट होता है तो सिराजुद्दौला का जो सेना होता है, ये मीर मदान एक योग्य रहता है, तो ये क्लाइव को सेना को ये पीछे ढकेल देता है। लेकिन 2-3 घंटे के बाद जो है क्लाइव और मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ और उमी चंद एक दूसरे को देखते रहता है। ना कोई गोला दागता है, ना कोई तोपखाना चलाता है, बस एक दूसरे का चेहरा देखते रहता है, और मीर मदान अकेला लड़ते रहता है। अब देखता है कि सिराजुद्दौला जो है इस युद्ध में हार रहा है। सिराजुद्दौला को यह लग जाता है कि अब युद्ध में हम हार रहे हैं, तो सिराजुद्दौला ये सीधा अपने महल की ओर भागता है। और मीर जाफर का बेटा मीरन मीरन जो है ये गुप्त तरीके से सिराजुद्दौला के रास्ते में हत्या करवा देता है। तो देखिए किस प्रकार जो है बैटल ऑफ प्लासी में इन चारों को क्लाइव जो है अपने तरफ मोड़ लिया। इसे घूस दे करके, पैसे दे करके और सत्ता का लालच दे करके। जाफर को सत्ता का लालच दे करके, जगत सेठ ये एक सेठ है, ये उस समय बंगाल के क्षेत्र में ये बहुत ही अमीर व्यक्ति है, ये लोगों को ढेर सारे पैसे देता था, साहूकार था, ये बैंकर्स था जगत सेठ। तो जगत सेठ इसलिए नाराज था सिराजुद्दौला से कि सिराजुद्दौला जो नवाब है हमारे पैसे को क्या करेगा, छीन लेगा। तो जगत सेठ जो है वो ब्रिटिश से हाथ मिला लिया और बोला कि तुम्हें जो है और हम पैसे देंगे। तो इन लोगों को पैसे दे करके, घूस दे करके अपने में मिला लिया, और इस युद्ध का जो जीत मिलता है वो रॉबर्ट क्लाइव को। यह जो बैटल ऑफ प्लासी जो लड़ा गया 23 जून 1757 को, तो यहाँ पे 3 फेमस हिस्टोरियंस हैं, उस पर कमेंट करते हैं प्लासी के युद्ध पर। पहला है जदुनाथ सरकार। जगन्नाथ सरकार बताते हैं कि जो धर्मतंत्रीय शासन है, जो थियोक्रेटिक रूल है बंगाल के क्षेत्र में, वहाँ से अब मुक्त हो गया। धर्मतंत्र कहने का मतलब पहले जो शासन जो चल रहा था, जो प्रशासन चल रहा था, वो धर्म के हिसाब से चलता था। लेकिन अब जो है यहाँ पे ब्रिटिश आ गया है, तो यहाँ से यह मुक्त हो गया, मीन्स अब धर्म के हिसाब से नहीं चलेगा। 1773 में आगे चल करके 1757, फिर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और वहाँ पे कोर्ट खोला जाता है, न्यायालय खोला जाता है बंगाल के क्षेत्र में, इलाहाबाद के क्षेत्र में। तो इस प्रकार जो है अब जो है धर्मतंत्र का शासन, थियोक्रेटिक रूल का जो शासन है वो समाप्त होता है। यह कहना किसका है, जदुनाथ सरकार का। लेकिन एक और हिस्टोरियंस है दीनानाथ वर्मा, यह प्लासी के युद्ध के बारे में बताते हैं कि यह एकमात्र षड्यंत्र था, यह कोई युद्ध नहीं था, क्योंकि इस युद्ध में ना कोई गोला चला, ना कोई बारूद चला, ना कोई तोपखाना चलाया, ना कोई सही से लड़ा, सब एक दूसरे का मुंह देख रहा है। इसका मतलब है ये एक मात्र सिर्फ कॉन्स्पिरेसी था, यह कोई युद्ध वगैरह हुआ नहीं था। इसके बाद थर्ड जो फेमस हिस्टोरियंस है के.एम. पनिकर। के.एम. पनिकर ने बताया यह एक मात्र सौदा था, यह कोई युद्ध नहीं था, यह एक सौदा तैयार हुआ था, एक ट्रांजैक्शन हुआ था, और एक विश्वासघात हुआ सिराजुद्दौला के साथ। और मीर जाफर जो है भारत को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया। तो किस प्रकार देख रहे हैं कि हाथ मिला लिया मीर जाफर, और वो अंग्रेजों को क्या किया, हाथ से बेच दिया पूरे भारत को, बंगाल को।
तो यह कहना किसका है? के.एम. पनिकर का। हालांकि जो भी हो, क्लाइव जो हमेशा कहता था युद्ध जो है साम दाम दंड भेद से युद्ध जीता जाता है। आप किसी भी तरीके से युद्ध को जीत जाते हैं तो वो युद्ध जीत माना जाता है। जबकि यही गलती जो है राजपूत ने भी किया था। राजपूत जो है नैतिकता के आधार पर युद्ध लड़ना चाहता था, जबकि वहाँ किसी प्रकार का धोखा या किसी प्रकार का सौदा या विश्वासघात नहीं करता था, जिसके चलते राजपूत जो है वो आमने सामने का युद्ध होता था। और कई बार राजपूत जो है इतने महान होने के बाद भी राजपूत हार जाते थे। इसका कारण था वो विश्वासघात दूसरे के साथ या हाथ नहीं मिलाता था। जबकि अंग्रेज जो है, ऐसा अंग्रेज कोई भी युद्ध नहीं लड़ा जिसमें विश्वासघात नहीं किया हो। अब नेक्स्ट जो है सिराजुद्दौला जो है मीरन के द्वारा जो है उसे हत्या करवा दिया गया। अब जो नेक्स्ट जो गद्दी पे जो इसने कहा था मीर जाफ़र को कि अगला जो नवाब होगा वो यदि हाथ मिलाता है तो अगला नवाब जो बनाया जाएगा वो मीर जाफ़र को बनाया जाएगा। तो 1757 से 60 के बीच में मीर जाफ़र को गद्दी पे बैठाया गया नवाब के पद पर। यह एक कठपुतली शासक था, पपेट नवाब था। यह किसका? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। यह कंपनी का जो है पपेट नवाब की तरह काम किया। मीर जाफ़र इस खुशी से क्या हुआ, जब वो नवाब बना तो ब्रिटिश कंपनी को 2.28 करोड़ जो है दिया। और एक क्षेत्र है 24 परगना, बंगाल में आज भी एक क्षेत्र है 24 परगना जो जिला है, वहाँ के जागीर भूमि दिया गया ब्रिटिशर्स को। तो ब्रिटिशर्स को किस प्रकार 2 करोड़ रुपया और 24 परगना का जागीर दिया गया। मीर जाफ़र ने यह जो प्लासी के युद्ध में इतना बड़ा जो षड्यंत्र रचा, जो प्रपंच रचा गया, इसलिए मीर जाफ़र को भारत का गद्दार और क्लाइव का गिद्दड़ कहा गया है, क्लाइव का जयकाल कहा गया। मीन्स वो एक पपेट है क्लाइव का। इसके बाद मीर जाफ़र के बाद जो गद्दी पे बैठता है, जो नवाब नेक्स्ट होता है, वो मीर कासिम होता है 1760 से लेकर के 1763 के बीच में। यहाँ पर गद्दी से पहले फिर से एक सौदा तय होता है ब्रिटिश और मीर कासिम के बीच में। ब्रिटिश मीर कासिम को एक प्रपोजल देता है कि यदि नवाब बनना है तो मुझे 60 लाख रुपया दो, मैं तुम्हें नवाब बना दूंगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश का जो अभी जो नवाब है मीर जाफ़र, वो ब्रिटिश के कंट्रोल में है, पूरी तरीके से कठपुतली शासक है। तो मीर कासिम को यह बात अच्छा लगा, तो मीर कासिम ने क्या किया, 60 लाख रुपया ब्रिटिश को दिया और नवाब का पद हासिल किया। इसके बाद जो है जब यह नवाब का पद पे बैठा मीर कासिम, तो इसने क्या किया, बंगाल का आर्थिक विकास जो है वो शुरू कर दिया ताकि यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो इसने खुद से एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना चालू कर दिया स्वतंत्र रूप से। जबकि यह बात जो है अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अंग्रेजों को, कंपनी को यह आदत लग चुकी थी कि हम जो है जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो कंपनी लेगी, ना कि नवाब लेगा। लेकिन यहाँ यह अलग टाइप का आदमी था, यह मीर जाफ़र से हट करके था। तो इसने इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने जब शुरू किया तो इसने सोचा कि अंग्रेज से हम थोड़ा दूरी बनाने के लिए, ताकि अंग्रेज से एक टकराहट भी ना हो, तो इसने मुर्शिदाबाद, जो मुर्शिद कुली खान का जो राजधानी था बंगाल से जो अब तक चलता आ रहा था, तो मुर्शिदाबाद से इसने राजधानी मुंगेर बदल लिया। तो मुर्शिदाबाद से राजधानी किसने बदला है? तो मीर कासिम ने। कहाँ पे? तो मुंगेर, आज का बिहार में है मुंगेर। इसके बाद नेक्स्ट जो है मुंगेर में ही इसने क्या किया, एक फैक्ट्री खोला जहां गन बनाया जाएगा, बंदूक का कारखाना खोला मुंगेर में ही। तो राजधानी बनाया, एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना शुरू किया ताकि यहाँ पे हम विकास कर सकें। इसने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया अपने से ही, वो कंसेंट जो है कंपनी से लेना बंद कर दिया। तो एक तो पहले राजधानी बदला और दूसरा राजधानी में ही इसने बंदूक के कारखाना खोल दिया मुंगेर में। अंग्रेज और भी भड़क गया कि यह क्या हो रहा है, बंदूक की कारखाना क्यों खोल रहा है, मेरे खिलाफ जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है मीर कासिम के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट जो इसने डिसीजन लिया, इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया, जो दस्तक प्रणाली जो था, अंग्रेज धड़ल्ले से इसका मिसयूज कर रहे थे। ये ब्रिटिशर्स को मिला था, कंपनी को मिला था दस्तक प्रणाली, वो बेचना शुरू कर दिया दूसरे ट्रेडर्स लोग को भी, और उससे वो पैसा कमाना शुरू कर दिया। जब इसका दुरुपयोग चालू हो गया तो इसने रोकना
कोशिश किया कि इस दुरुपयोग को रोका जाए। जो कासिम बाजार जो सेंटर था वहाँ पे जा करके इसने रोकना शुरू जब किया तो ब्रिटिशर्स भड़क गए और यहाँ पे बैटल शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स ने 1763 में। और ब्रिटिशर्स को लगा कि इससे पहले जो मीर जाफर था वही सही था। मीर कासिम तो इसका बिहेवियर और नवाब बनने के बाद डिसीजन स्वतः ले रहा है, जबकि जाफर जो था वो ऐसा नहीं था। तो इसने अंग्रेजों ने बैटल शुरू कर दिया। पहला कटवा, उधवनाला, गिरिया और मुंगेर और पटना के क्षेत्र में विद्रोह कर दिया ब्रिटिशर्स ने, और इन सभी जगहों पे मीर कासिम का हार हुआ और यहाँ पे जो जीत मिला वो कंपनी को मिला। मीर कासिम जो है ये गुस्से से आकर के पटना के क्षेत्र में विद्रोह कर दिया और कई ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स को पकड़ करके वहां पे उसकी हत्या कर दिया। और मीर कासिम यहाँ से भाग गया और भाग करके सीधा शाह आलम टू जो मुगल बादशाह है वहां पे गया। और मुगल बादशाह जो शाह आलम टू है उसे बताया कि आप चाहते हैं बंगाल को बचाना तो बचा लीजिए, नहीं तो यह भी हाथ से निकल जाएगा। और मुगल बादशाह जो शाह आलम टू है वो तो बादशाह है, तो बादशाह इस बात को स्वीकार करता है कि बंगाल को हाथ से निकलने नहीं देना है। तो एक गठबंधन होता है, एक अलायंस बनाता है। एक तो पहले बंगाल का जो नवाब रहता है मीर कासिम वो रहता है। अब मीर कासिम यहाँ से भाग गया है तो नवाब के पद पर फिर से बैठा देता है किसे, मीर जाफर को। तो मीर जाफर 2 बार बैठा। अब मीर कासिम यहाँ से भाग करके चला गया है शाह आलम टू के पास, मुगल इम्परेटर दिल्ली जो शाह आलम टू है। फिर इसके बाद इसने एक और अपना फ्रेंड को मिला लेता है, एक अवध का जो नवाब होता है सुजाउद्दौला। जब हम लोग अवध टेरिटरी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे बताए थे कि सुजाउद्दौला जो है वो पार्टिसिपेट करता है बक्सर के युद्ध में, एक अलायंस बनाता है जिसमें सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम टू इन तीनों ने मिल करके ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है विद्रोह छेड़ देता है। और वो जो विद्रोह कहलाता है वो बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। यहाँ पे एक तरफ ब्रिटिश है और यहाँ पे एक और घटना होता है कि जो रॉबर्ट क्लाइव होता है उसे बुला लिया जाता है ब्रिटेन। अब ब्रिटेन जाता है वहाँ पे, इसे ब्रिटेन बुला लिया जाता है। और यहाँ पे जो ब्रिटिश जो अब जो यहाँ लीड कर रहा होता है क्लाइव के जगह पे हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, और जो इंडियन अलायंस होता है कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम टू दोनों के बीच में युद्ध होता है। और यहाँ पे जीत जो मिलता है वो ब्रिटिशर्स को मिलता है, मीन्स कंपनी को मिलता है। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, कंपनी के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। उसका सिर्फ जो लड़ाई था वो मीर कासिम के साथ था, लेकिन वो जो है अब जो है दिल्ली का दरवाज़ा भी खोल दिया मीर कासिम। क्यों? क्योंकि इसमें मिला लिया शाह आलम टू को, क्योंकि यहाँ पर हार गया शाह आलम टू भी, और अवध का नवाब सुजाउद्दौला भी हार गया और मीर कासिम भी हार गया। तो बंगाल का जो बक्सर का जो युद्ध है यह जो है ये सिर्फ बंगाल का रास्ता नहीं खोला, अब धीरे धीरे जो इसके लिए अब दिल्ली का दरवाजा खुल गया ब्रिटिशर्स कंपनी के लिए। अब यह तीनों जो है मेन लीडर्स हार जाता है, तो तीनों के साथ एक एक करके संधि करता है कौन? ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब फिर से क्लाइव को ब्रिटेन से बुलाया जाता है बंगाल, और क्लाइव के हाथ में सौंपा जाता है कि जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ है यहाँ पे जीत जो है कंपनी को मिला है। तो यहाँ पे जो ट्रीटी है वो अपने हिसाब से जो ब्रिटिश को फायदा हो, ब्रिटिशर्स जो है वो ट्रीटी पहले करते थे। उस ट्रीटी में पूरी तरीके से जो नवाब हुआ या वहाँ का जो भी शासक हुआ उसकी पूरी तरीके से कमर तोड़ देता था यह ट्रीटी। तो क्लाइव जो है इसने क्या किया, एक बहुत बेहतरीन तरीके से जो कंपनी को लाभ हो वहाँ पे पहला ट्रीटी इलाहाबाद की संधि करता है जो शाह आलम टू के साथ, क्योंकि इसका जो लीड कर रहा होता है वो शाह आलम टू। तो पहला जो ट्रीटी हुआ 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद का संधि, और इस संधि में एक तरफ शाह आलम टू और दूसरी तरफ क्लाइव। यहाँ पे इसने जो है दीवानी राइट्स ले लेता है बंगाल में, बंगाल के क्षेत्र में दीवानी राइट्स, जो दीवान नियुक्त किया जाता था, दीवान से ही दीवानी बना। तो जो दीवान नियुक्त किया गया था वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, टैक्स कलेक्ट करता था, वो इकोनॉमिक चीज़ों को देखता था, मीन्स पैसे को देखता था। तो पैसा ही सबसे बड़ा है। तो क्लाइव जो है यहाँ पे दिमाग लगाया कि जो दीवानी राइट्स है वो बंगाल के क्षेत्र में मिल जाए। जब बंगाल के क्षेत्र में से दीवानी राइट्स मिल गया तो ऑटोमेटिकली बिहार
और उड़ीसा का क्षेत्र में भी उसे क्या हो गया, दीवानी राइट्स प्राप्त हो गया। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में से रेवेन्यू राइट्स मीन्स टैक्स कलेक्ट करने का जो है अधिकार मिल जाता है क्लाइव को, मीन्स ब्रिटिश कंपनी को। और इसके बाद जो है शाह आलम टू को 26 लाख रुपया पर एनम दिया जाएगा। एक साल में जो है 26 लाख रुपया शाह आलम टू को दिया जाएगा, क्योंकि यह दीवानी राइट्स, क्योंकि इतने बड़े भूभाग, इतने बड़े रिच प्रोविंस, इतना बड़ा समृद्ध देश जो बंगाल है, बिहार और उड़ीसा है, तो इस क्षेत्र से टैक्स कलेक्शन भी एक बहुत अच्छा खासा होगा। तो इसलिए शाह आलम टू को 26 लाख रुपया दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए। फिर इसके बाद कंपनी जो है, जो अवध का क्षेत्र जो था उस पर तक कब्जा किसका हो गया, कंपनी का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो एक क्षेत्र है इलाहाबाद और दूसरा क्षेत्र है कड़ा मानिकपुर या कड़ा। तो कड़ा और इलाहाबाद का जो क्षेत्र है, कंपनी जो है वहाँ अवध के क्षेत्र से छीन लिया और वो किसे दे दिया, शाह आलम टू को दे दिया गया, ताकि ऐसा हो कि यदि शाह आलम टू और शुजा उद दौला के बीच में जो है मतभेद होता रहे, तो वो कंपनी अवध से छीन करके कहाँ दे दिया गया, इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र दे दिया गया शाह आलम टू को। तो पहला जो ट्रीटी हुआ 12 अगस्त को हुआ। फिर इसके बाद 16 अगस्त को, 4 दिन के बाद जो है वो दूसरा जो हुआ वो शुजाउद्दौला के साथ हुआ, जो अवध का नवाब है। तो वहाँ पे इस ट्रीटी में रखा गया कि वार डैमेज, जो हमारा युद्ध जो हुआ उसमें हमारा बहुत सारा सेना मारा, बहुत सारा हमारा बैटल ऑफ बक्सर में सेना पे खर्च हुआ, तो युद्ध हर जाने के रूप में, वार डैमेजेस के रूप में 50 लाख रुपया कंपनी को दिया जाए। तो शुजाउद्दौला जो है इस बात को स्वीकार किया, और जो कड़ा और जो इलाहाबाद का क्षेत्र है वो शाह आलम को टू को दिया, सरेंडर किया जाएगा। तो यह भी जो है स्वीकार करना पड़ेगा, करता क्या ना मरता क्या ना करता, तो वही हाल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है जो दस्तक सिस्टम। जो दस्तक सिस्टम है, जो पहले जो दस्तक सिस्टम बंगाल में राइट्स दिया गया था, अब जो अवध के क्षेत्र में भी दे दिया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब ट्रेड फ्री, मीन्स जो इंटरेस्ट जो लगता था सरकार का अब वो नहीं लगेगा। जो मैगी 10 में बिकता है अब वो मैगी 7 और 8 रुपये में बेच सकता है, तो लोग ज़्यादा खरीदना पसंद 7 को करेंगे। तो दस्तक प्रणाली का जो है उसने क्या है, अवध में भी ये राइट्स दे दिया गया। और फिर बदले में जो ब्रिटिश है, जो अवध का क्षेत्र पे जो कब्जा हो गया, अवध को लौटा देता है शुजाउद्दौला को। तो अवध का क्षेत्र को लौटा दिया गया, बस कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र छीन लिया गया। इसके बाद तीसरा सेटलमेंट होता है, जो मीर कासिम जो बंगाल का होता है उसको बंगाल से तो पहले हटा दिया, और यहाँ पे जो नवाब जो होता है नजमुद्दौला, जाफर जो है, जाफर के बाद जो है नजमुद्दौला को बैठाया जाता है नवाब। और यहाँ पे जो कंपनी है वो 53 लाख रुपया दे करके नजमुद्दौला को निजामत राइट्स ले लेता है। तो राइट्स में हम देख रहे हैं 2 प्रकार का, एक दीवानी राइट्स, जो दीवान है जो दीवानी राइट्स देखता है, और दूसरा जो है एक निजामत राइट्स। दीवानी राइट्स का मतलब है कि जो पैसा इकोनॉमिक से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड जो है वो दीवान होता है, वहाँ जो कलेक्ट करता है उसे दीवान कहते हैं। तो दीवानी राइट्स में मीन्स पैसे का देखरेख करना, पैसे का कलेक्शन करना। लेकिन निजामत राइट्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, पुलिस को देखना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना, सारे चीज़ जो है वो निजामत राइट्स जो है अब खरीद लिया कहाँ से, नवाब से 53 लाख रुपया दे करके। तब फुल्ली जो कंट्रोल हो गया वो ब्रिटिश का हो गया बंगाल के क्षेत्र में। नाम मात्र का शासक जो रहा वो नवाब रहा, लेकिन नवाब के पद को ब्रिटिशर समाप्त नहीं करता है। इसके पीछे का कारण यह रहता है, यदि हम नवाब के पद को समाप्त करते हैं तो हो सकता है कि जनता ब्रिटिश को स्वीकार नहीं करे, इसलिए नवाब के पद को समाप्त नहीं करता है। वो नाम मात्र का शासक, नॉमिनल नवाब के रूप में वो स्थापित रखे रहता है। ब्रिटिशर्स बहुत दूर का सोचता था, ये लोग जो है एक सोचा समझा रणनीति होता था ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिशर्स ऐसे ही नहीं, पूरे विश्व में लगभग 100 जगहों पर राज्य किया। तो यह जो है जानता था कि जनता का विद्रोह हो जाएगा, ब्रिटिशर्स को कोई हो सकता स्वीकार भी अभी नहीं करे, तो इसलिए नवाब के पद को कंटिन्यू बनाए रखा।
जबकि चाहता कंपनी कि नवाब को पद को एक झटके से हटा सकता था और खुद जो है नवाब बन सकता था, या फिर मुगल बादशाह को अब हटाना उसके लिए बहुत आसान काम था। लेकिन ना तो मुगल बादशाह को हटाया, ना ही अवध के नवाब को हटाया, और ना ही फिर जो है बंगाल को नवाब को हटाया, जबकि वहाँ पे नजमुद्दौला को नवाब बना दिया एक पपेट के रूप में। तो देखिए किस प्रकार जो रॉबर्ट क्लाइव है वो इलाहाबाद की संधि, दो इलाहाबाद की संधि करता है और एक सेटलमेंट जो है नवाब के बंगाल के साथ करता है। और पूरा यह जो संधि है पूरी तरीके से कमर जो है नवाब का और शाह आलम टू का तोड़ देता है। और यहाँ पे क्लाइव जो है डुअल गवर्नेंस का शुरुआत कर देता है। डुअल गवर्नेंस मीन्स द्वैध प्रणाली जो है वह द्वैध शासन शुरू होता है। द्वैध मीन्स दो, दो लोगों का शासन होगा, मीन्स डुअल गवर्नेंस या फिर डबल गवर्नेंस या फिर डायरकी सिस्टम। इसका मतलब हुआ मीन्स डबल मीन्स दो, एक ही स्थान पे दो शासक हो, एक नाम मात्र का हो और एक रियल हो। तो ठीक वैसा ही जैसे एक दीवानी राइट्स और एक निजामत राइट्स। दीवानी राइट्स जिसमें रेवेन्यू कलेक्ट करेगा मीन्स पैसे से संबंधित देखेगा, और दूसरा जो है निजामत उसमें पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस सिस्टम, मिलिट्री राइट्स को क्या है वो मेंटेन करके रखेगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि जो पैसा का जो क्षेत्र है वो खुद कंट्रोल में रखा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यह बहुत ही होशियार है। इसने क्या किया कि पैसे का जो देख रेख है, जो पैसे का कलेक्शन होगा, जो टैक्सेशन होगा, जो रेवेन्यू होगा, वो कौन देखेगा? कंपनी देखेगा। और बाकी जो निजामत राइट्स है वो कौन देखेगा? तो नवाब देखेगा, मुगल बादशाह देखेगा। इससे यह हो गया, यह जो बातचीत हो रहा है ये तो नवाब और ब्रिटिशर्स के बीच में हो रहा है, जनता को तो पता भी नहीं। तो इससे यह हो रहा है कि जो भी अराजकता आए या पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो या फिर समाज में जो भी कुछ हो, वो जो चेहरा बनकर रहे वो निजामत राइट्स मीन्स मुगल इम्पेरर और नवाब जो है वो चेहरा सामने रहे, लेकिन पीछे से जो कारनामा होगा वो ब्रिटिशर्स करेगा। तो ब्रिटिशर्स को यह फ़ायदा हो गया कि ब्रिटिशर्स के पास यह पावर आ गया कि इसके हाथ में पावर भी आ गया और रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आया। उत्तरदायित्व जो है वो ब्रिटिशर्स के पास नहीं रहा। उत्तरदायी के रूप में जो है नवाब और बंगाल रहा। जो नवाब और जो मुगल एम्परर रहा वो उत्तरदायी रहेगा, लेकिन पावर उसके पास नहीं है, क्योंकि पैसा ही एक ऐसा चीज़ है जिसे वो पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया। कंट्रोल जो है पैसे का जो है कंपनी रखा। अब इससे यह फायदा हुआ कि एक तो पहले पावर भी आ गया और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है कंपनी पे नहीं आएगा। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा वो नवाब पे आएगा, वो मुगल इम्परर पे आएगा। तो इन लोगों ने मिसयूज करना शुरू कर दिया, दोहन करना शुरू कर दिया, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करना ब्रिटिशर्स ने शुरू कर दिया। तो यहाँ से हमें बंगाल से भारी मात्रा में जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ देखने को मिला। मीन्स यहाँ का जो संसाधन था, यहाँ का जो पैसा था, वो यहाँ से लंदन जाना शुरू हो गया। ड्रेन ऑफ वेल्थ। बंगाल धीरे धीरे जो है वो अब कमज़ोर होने लगा। जो समृद्ध था, जो संपन्न राज्य था, अब वो धीरे धीरे गरीब की ओर तब्दील होना शुरू हो गया। और जब यह अराजकता फैल गया बंगाल में, तो इसका उत्तरदायी ठहराया गया नवाब और मुगल एम्परर को। तो जो भी उत्तरदायी होगा वो नवाब और मुगल एम्परर होगा। और इसने नाम मात्र का रॉबर्ट क्लाइव क्या किया, दीवान नियुक्त कर लिया, बंगाल का दीवान नियुक्त किया। जो पैसा टैक्स कलेक्ट करेगा वो ब्रिटिशर्स को देगा, लेकिन यह नाम मात्र का था, एक पपेट की तरह यह काम करता था। यदि यह काम नहीं करता तो फिर अपनी सेना को साथ भेजता था। तो बंगाल में जो नियुक्त किया वो राजा खान को, और बिहार में जो नियुक्त किया सिताब राय को, और उड़ीसा के क्षेत्र में वो राय दुर्लभ को। इन तीनों व्यक्तियों से पैसा वसूलता और फिर वो कहाँ ब्रिटिश कंपनी के पास आता था। जो भी प्रॉब्लम्स होता था वहाँ पे तो वो सिर्फ और सिर्फ जो उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नवाब और मुगल और रजा खान, सिताब राय और राय दुर्लभ को ऊपर होता था, जबकि ब्रिटिशर्स जो है पीछे से बच जाता था। यह जो डायरकी सिस्टम है यह पहली बार किसी ने लगाया था तो लियोनेल कोर्टिस ने लगाया था। यह यूरोप में लगाया था पहली बार। वहीं से रॉबर्ट क्लाइव जो सीख करके जो डुअल गवर्नेंस है मीन्स पैसे जो है
आखिर अंग्रेज यूरोपियंस यहाँ फैक्ट्री सेटअप क्यों किए थे? व्यापार के वजह से, पैसे की वजह से। अब पैसा ही सब कुछ है इसके लिए। जब भी संधि होगा तो पैसा, युद्ध हर्जाना जो है भारी मात्रा में लिया जाएगा। तो क्लाइव जो है इंडिया में जो डुअल गवर्नेंस जो इस्टेब्लिश किया, जो सेटअप किया, वो है रॉबर्ट क्लाइव भारत में। लेकिन यदि पूछे कि फादर ऑफ डायरकी या डबल गवर्नेंस का कौन है, तो लियोनेल कुर्टिस है। तो किस प्रकार यहाँ है, जो नवाब और मुगल एम्परेयर जो है उत्तरदायी अधिकार जो है, अधिकार रहित उत्तरदायित्व दिया गया। मीन्स अधिकार जो है वो रहित है, मीन्स अधिकार उसके पास नहीं है, लेकिन उत्तरदायी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दिया गया। जबकि बंगाल के पास जो है, ब्रिटिश के पास पावर ज़्यादा है बिना रेस्पॉन्सिबिलिटी का। तो ऐसा तो सब चाहता है कि पावर हो, पैसा भी हो, लेकिन उत्तरदायी हम नहीं लेंगे, जो भी कुछ होगा उसका जिम्मेवारी हम नहीं लेंगे। तो ब्रिटिशर्स के लिए ये एक फ़ायदेमंद साबित हुआ डुअल गवर्नमेंट। तो भारत में यह जो डुअल गवर्नेंस जो आया, जो हमें ट्रीटी में देखने को मिला, इलाहाबाद के ट्रीटी में डुअल गवर्नेंस, दीवानी राइट्स और निजामत राइट्स। दीवानी राइट्स जो मिल गया किसे, ब्रिटिश कंपनी को, और निजामत राइट्स है वो मुगल एम्परर को। फिर धीरे धीरे निजामत राइट्स भी ब्रिटिश कंपनी ने खरीदना शुरू कर दिया। तो इसका जो है डुअल सिस्टम का जो है बहुत ही हानिकारक प्रभाव देखने को मिला बंगाल के क्षेत्र में। इससे क्या हुआ कि एक तो पहले उत्तरदायी नहीं है, तो बंगाल में अराजकता आ गया, इनस्टेबिलिटी आ गया, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। तो सारा कुछ अंग्रेज करे, लेकिन जो जिम्मेवार होगा, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगा, वो नवाब होगा। तो बंगाल में अराजकता फैल गया। दूसरा यह हुआ कि व्यापार में विनाश हो गया। व्यापार बहुत तेज़ी से, ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो डिक्लाइन कर गया। ऐसा इसलिए कि दस्तक प्रणाली जो था वो इसका धड़ल्ले से अब जो है मिसयूज और तेज़ी से बढ़ गया दस्तक प्रणाली का। और भारतीय जो व्यापार थे, जो इंडियन मर्चेंट्स था, जो भारतीय व्यापार था, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। और यहाँ पे एक सेटअप हो गया, मोनोपोली हो गया ब्रिटिश कंपनी का। तो जो अब मैगी जो मिल रहा था कि ब्रिटिशर्स भी बेच रहा है और यहाँ पे इंडियंस भी बेच रहा है, बराबर था। लेकिन अब यहाँ पे है ब्रिटिश पूरी तरीके से व्यापार में मोनोपोली, एकाधिकार जो है साबित कर लिया अपने आप को। तो ट्रेड एंड कॉमर्स जो है इंडियंस के लिए ये बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ा, एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा है। तो मोनोपोली साबित हो गया ब्रिटिशर्स के लिए। और फिर साथ ही साथ एक तो पहले उत्तरदायी नहीं है ब्रिटिशर्स, तो जिसके चलते मोरल डिग्रेडेशन हमें देखने को मिला, तेजी से नैतिकता का पतन हुआ, क्योंकि करप्शन तेजी से बढ़ गया कंपनियों के बीच में। तो कंपनी करप्शन करते थे और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नवाब के ऊपर आता था। फिर धीरे धीरे जब ये ट्रेड एंड कॉमर्स जो है ये डिक्लाइन किया, तो अंग्रेजों के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। तो भारतीय जो एग्रीकल्चर था, जो फार्मर्स पीजेंट्स था, उसकी स्थिति धीरे धीरे दयनीय होने लगा, जिसके चलते कृषि में भारी गिरावट देखने को मिला। इसका मतलब यह हुआ कि डुअल सिस्टम, जो द्वैध शासन प्रणाली था, वो भारत के लिए साबित हुआ। मतलब यह भारत के लिए पूरी तरीके से निगेटिव था, लेकिन जो इंग्लिश के लिए है वो जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ यहाँ से करना शुरू कर दिया। जबकि इसके पहले मुगल ने कभी भी ऐसा ड्रेन ऑफ वेल्थ देखने को नहीं मिला। मुगल भले ही भारत में आया, लेकिन भारत में ही वो जन्म लिया, भारत में ही उसने पूरे पैसे को लगाया, खर्च जो किया भारत में, जैसे कुछ या तो आर्किटेक्चर पे खर्च कर दे या फिर युद्ध में खर्च कर दे, तो वो सारे जो पैसे लगाए गए वो भारत में ही। लेकिन ब्रिटिशर्स एक सोचा समझा रणनीति था, उन लोगों ने यहाँ का पैसा लंदन को विकसित करने में लगाया। यहाँ पे एक दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से फोर्ट विलियम का जो फोर्टिफिकेशन हो रहा था। तो यहाँ पे एक फोर्ट विलियम बना था, किस तरीके से दीवार खड़ा किया जा रहा है, और फिर यहाँ पे जो है इस लगाया जाएगा बंदूकधारी सेना को, मतलब बंदूक लेकर के खड़ा रहेगा, और फिर चारों साइड जो है एक बाउंड्री वॉल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो इसे ही हम कहते हैं फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम, मतलब दुर्गीकरण चालू, जो दुर्गीकरण को लेकर के बहुत ही विवाद खड़ा रहा नवाब के साथ। इसके बाद नेक्स्ट जो दस्तक सिस्टम जो दिया गया था फरूख सियर के द्वारा, तो यह दस्तक सिस्टम का जो है एक ट्रेड परमिट मिल गया जो फ्री कर सकता था, मतलब उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता था सरकार का, जिसके चलते जो है ब्रिटिश का जो सामान होता था, गुड एंड प्रोडक्ट्स जो होता था, वो बहुत ज़्यादा बिकता था।
तो ये दस्तक सिस्टम का मिसयूज करने लगा। यह मिला था कुछ एक सीमित दस्तक सिस्टम मिला था, लेकिन उसने क्या किया, अपने से दस्तक सिस्टम जो है अपने से बनाना शुरू कर दिया और बेचना शुरू कर दिया। उसे पैसा लेता था, 50 लाख रुपया 30 लाख रुपया लेकर के इस दस्तक सिस्टम का मिसयूज करना तेजी से शुरू कर दिया, जिसके चलते जो इंडियन मर्चेंट्स है वो निराश और हताश देखने को मिला। आइए दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्लैक होल जो इंसिडेंट था, इमीडिएट कंसिक्वेंस किसके साथ था। तो ब्लैक होल जो जो ट्रेजेडी हुआ था, तो पहला बोलता ग्रांट ऑफ दीवानी राइट्स का जो अधिकार जो दिया गया था, उसके चलते ब्लैक होल हुआ था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डुअल गवर्नमेंट, फिर ट्रीटी ऑफ अली नगर, ब्रिटिश डिसीजन टू एवेंज द रिकैप्चर द कलकत्ता। ब्लैक होल जब इंसिडेंट घटना घटा था, तो इसके बाद जो है ब्रिटिश बदला लेना चाहता था कि हम कलकत्ता पे फिर से क्या करें, कैप्चर कर लें, और इस सिराजुद्दौला को क्या करें, हराए। तो युद्ध भी हुआ था 20 जून को, तो वहाँ पे सिराजुद्दौला का मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट है। मीन्स ब्लैक होल इंसिडेंट के बाद जो तुरंत हुआ था, क्लाइव को बुलाया गया और रिकैप्चर जो है कलकत्ता पे कर लिया गया और एक संधि पे मजबूर किया गया, ट्रीटी ऑफ अली नगर। तो लेकिन इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही है, लेकिन यहाँ पे ट्रीटी ऑफ अली नगर भी दिया। लेकिन ब्लैक होल इंसिडेंट के जस्ट बाद जो है, पहले तो कलकत्ता पे रिकैप्चर करेगा, बदला लेगा, तब तो ट्रीटी होगा। मीन्स डी से भी पहले कौन होगा, बी होगा। मीन्स ब्लैक होल के बाद जो नेक्स्ट जो इमीडिएट कंसिक्वेंस होगा वो रिकैप्चर कलकत्ता पे होगा, वो अंग्रेज बदला लेना चाहेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें से कौन सही है। बोल रहा कि जो ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ हैपेंड आफ्टर द पलासी के युद्ध के बाद ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ। तो नहीं, पलासी के युद्ध के बाद नहीं हुआ, उससे पहले हुआ है। फिर बोल रहा है कि मेन रीजन है वो बैटल ऑफ बक्सर का। मीन्स ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ जिसके वजह से बक्सर का युद्ध हुआ। नहीं, ब्लैक होल ट्रेजेडी के वजह से जो युद्ध हुआ वो युद्ध हुआ था पलासी का युद्ध। बताए थे कि पलासी का युद्ध हुआ था, उसे ही जो J.H. हॉलवेल था उसने एक स्टोरी नरेट किया था। J.H. हॉलवेल जो एक हॉल में बंद था, और यह उसी हॉल में बंद था, तो एकमात्र जो है ये जीवित बच करके वापस आया था, तो J.H. हॉलवेल। तो मीन्स जो है उसके बाद जो है पलासी का युद्ध होगा। इट ऑकर्ड बिफोर द पलासी, मीन्स पलासी से पहले जो है वो हुआ था ब्लैक होल ट्रेजेडी। मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर बोलता है इट लेट द डायरेक्टली कंट्रोल ओवर द अवध पे डायरेक्टली कंट्रोल अब भी नहीं, वो होगा हमारा बक्सर के युद्ध के बाद। तो मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इसमें पूछा गया कि बैटल ऑफ बक्सर में कौन पार्टिसिपेंट था बक्सर के में। तो मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम टू, जबकि निज़ाम ऑफ हैदराबाद नहीं था। तो इसमें 1 2 3 ऑप्शन इज करेक्ट। मीन्स ऑप्शन ए ई जो है वो सही है। इसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है कि किसके बीच में अलीनगर का संधि जो है साइन हुआ था। तो अलीनगर के जस्ट पहले युद्ध किया ब्रिटिशर्स ने, एवेंज बदला लिया और रिकैप्चर कर लिया कलकत्ता को और मजबूर किया अलीनगर की संधि पे साइन करने के लिए। क्लाइव था और सिराजुद्दौला था। मीन्स ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में से अरेंज करना है। तो सबसे पहले कौन सा हुआ। तो सबसे पहले जो हुआ ट्रीटी ऑफ अली नगर का ट्रीटी जो संधि हुआ, उसी का जो कारण जो बना ब्लैक होल ट्रेजेडी जो अलीनगर हुआ, तो उसके बाद हुआ पलासी का युद्ध। मीन्स पहले 4 फिर इसके बाद 3 और फिर बक्सर का युद्ध हुआ, और ये बक्सर का युद्ध जो है वहाँ के बाद एक ट्रीटी हुआ, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, द फर्स्ट और सेकेंड। मीन्स 4 3 1 2। मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। पलासी के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था। तो पलासी के युद्ध में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि जो बक्सर का जो युद्ध था, तो ब्रिटिश को एक रियल मास्टर्स के रूप में देखा गया, रियल पावर जो है ब्रिटिश के हाथ में आ गया। तो यह बात जो है बक्सर के युद्ध के बाद सही है कि उसे जो है दीवानी राइट्स मिल गया। यहाँ बोल रहा मुगल एम्परर को दीवानी राइट्स दिया गया इस बैटल के बाद, नहीं, उसे निजामत राइट्स दिया गया, नाम मात्रा का एक शासन किया गया, जबकि पैसे जो इकोनॉमी जो रेवेन्यू जो था वो रियल जो था पावर वो ब्रिटिश के पास था। मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया कि ट्रीटी ऑफ अलीनगर जो 1757 में है, उस संधि में क्या था। तो पहला जो ट्रेड प्रिविलेज था, मीन्स दस्तक प्रणाली, यही था दस्तक सिस्टम।
तो दस्तक सिस्टम को फिर से रिस्टोर कर दिया गया अलीनगर के संधि में। तो यह बात क्या है, सही है। फिर जो कलकत्ता का जो फोर्टिफिकेशन है वो चालू कर दिया गया, क्योंकि जो ब्लैक होल ट्रेजेडी जो हुआ था कलकत्ता के फोर्टिफिकेशन को ही लेकर के, लेकिन जब युद्ध हुआ तो सिराजुद्दौला हारा उस युद्ध में और हुगली के नदी के पास में, और फिर इसके बाद एक संधि में मजबूर किया गया और इसे परमिशन फिर से ले लिया गया कि जो फोर्टिफिकेशन है फोर्ट विलियम का वो जो है कलकत्ता में वो कंटिन्यू रहेगा। तो फर्स्ट और सेकंड सही है। फिर बोल रहा है कि दीवानी राइट्स जो है वो दे दिया गया इसमें ब्रिटिशर्स को। नहीं, दीवानी राइट्स जो है वो बक्सर के युद्ध के बाद है, ब्रिटिशर्स को मिलेगा। तो इसमें फर्स्ट और सेकेंड सिर्फ सही है, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसमें पूछा गया कि जो डुअल गवर्नमेंट है, द्वैध शासन प्रणाली जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यहाँ यदि लियोनल कार्टिज रहता तो फादर ऑफ डायरकी वही बताए थे, लेकिन वो भारत में पूछ रहा है द्वैध शासन, तो यहाँ पे नाम है क्लाइव का, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है इलाहाबाद के संधि के संदर्भ में। यह 1765 में साइन हुआ था तो सही है, और दो संधि हुआ था, एक शाह आलम टू के साथ, क्योंकि तीन लोगों का अलायंस मिलकर के लड़ा, तीनों को हराया, तो तीनों के साथ जो है सेटलमेंट हुआ। तो पहला इलाहाबाद का संधि शाह आलम टू के साथ, तो वहाँ 1765 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट 12 के बाद 16 अगस्त को जो मुगल अम्पेरर वाज अ फरमान फॉर्मली ग्रांटेड दीवानी राइट्स, बंगाल बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट्स मिल गया। तो सही है, यह ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है दीवानी राइट्स दे दिया गया बंगाल बिहार और उड़ीसा का। बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद का जो संधि हुआ वो शाह आलम टू से ले लिया गया बंगाल बिहार उड़ीसा, और जबकि शुजाउद्दौला से ले लिया गया अवध का दीवानी राइट्स। इसका मतलब है कि सेकेंड भी सही है, फर्स्ट भी सही है। अवध वाज रिस्टोर्ड, अवध को फिर से रिस्टोर्ड कर दिया गया, लेकिन 50 लाख रुपया जो है वो देना पड़ गया। तो यह स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। बनारस एंड द सराउंडिंग ट्रैक्ट, बनारस और उसके अगल बगल का जो इलाका है, क्षेत्र है, वो डी अटैच्ड फ्रॉम द अवध, अवध से हटा दिया गया और हैंड ओवर कर दिया शाह आलम टू को। जबकि बताए थे कि ऐसा जो डी अटैच किया गया जो अवध का क्षेत्र था वो काड़ा मणिकपुर और दूसरा इलाहाबाद का, ना कि बनारस और उसके अगल बगल का इलाका। तो बनारस नहीं, वो इलाहाबाद का क्षेत्र था। तो मीन्स इसमें से फोर्थ जो है वो रॉन्ग है, नॉट करेक्ट, मीन्स वो सही है। मीन्स चौथा ही ऑप्शन 4 जो है नॉट करेक्ट पूछा है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ वाला क्या है, सही है। इसके बाद नेक्स्ट मीर कासिम से पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर इसने राजधानी को शिफ्ट किया, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, सही है। फिर इसने इंटरनल ट्रेड जो होता था, जो ट्रेड ड्यूटी जो शुल्क लगता था वो इसने समाप्त किया था। तो इसने शुल्क जो कस्टम ड्यूटीज जो लगता था वो समाप्त कर दिया ताकि सभी के लिए एक जैसा हो। उसने दस्तक प्रणाली को भी रोकने का कोशिश किया था। इसका मतलब सेकेंड भी क्या है, सही है। ही वॉज इंस्टॉल द नवाब आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के बाद जो है नवाब जो बनाया गया वो मीर कासिम को था, नहीं। तो ये जो है गलत है, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट। इमीडिएट काउज क्या था, मीर कासिम और ब्रिटिश के बीच का जो स्ट्रगल था, जो कन्फ्लिक्ट था, उसका कारण क्या था। तो इसने कलकत्ता पे अटैक कर दिया, यह कारण नहीं था। फिर इसके बाद इसने फ्रेंच के साथ गठबंधन कर लिया, अलायंस बना लिया, नहीं ये भी नहीं था। एबोलिशन ऑफ इंटरनल ट्रेड अफेक्टिंग द कंपनी प्रॉफिट, जब इंटरनल ड्यूटीज जब इसने समाप्त किया, मीन्स शुल्क जो लगता था वो शुल्क ब्रिटिश लेता था, लेकिन अब जो शुल्क नहीं लगेगा, मतलब सभी के लिए एक जैसा कर दिया गया, मीन्स दस्तक प्रणाली को रोकने का कोशिश किया गया, फ्री ड्यूटी को। तो यहाँ पे कंपनी को जो प्रॉफिट होता था वो प्रॉफिट अब नहीं होने लगा, मीन्स ऑप्शन बी इज जो है करेक्ट है। इसने रिफ्यूज किया पे टू ट्रिब्यूट, मीन्स इसने रिफ्यूज कर दिया था, ऐसा तो नहीं था। तो ऑप्शन जो है इसमें बी इज करेक्ट। तो दोस्तों इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अगले सेशन में।